आज आप लोगों के लिए डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पर्स मैट्रिक्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। स्पर्स मैट्रिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन की जो मैं बात करता हूँ तो स्पर्स मैट्रिक्स होता क्या है और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले एक ये 2 डायमेंशनल एरे के रूप में होता है। 2 डायमेंशनल एरे के तरीके से लिखा जाता है इसको। इसके अंदर रो और कॉलम्स में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा m/n की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 की फॉर्म में ज़्यादा वैल्यूज होती हैं। इस चीज़ को हम स्पर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। तो हम इसी चीज़ को देख लेते हैं कि ए स्पर्स मैट्रिक्स इज ए 2 डायमेंशनल डेटा ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ m row and n columns, therefore having total m into n values। m values होती हैं जिसकी हेल्प से if most of the element of the matrix have 0 value, मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर लगभग एलिमेंट्स 0 की वैल्यू के रूप में होते हैं, देन इट इज कॉल्ड ए स्पर्स मैट्रिक्स। तो इसको एक स्पर्स मैट्रिक्स बोला जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाई टू यूज स्पर्स मैट्रिक्स इंसर्टेड ऑफ ए सिंपल मैट्रिक्स। हम क्यों स्पर्स मैट्रिक्स को यूज करते हैं एक सिंपल मैट्रिक्स के रूप में। तो इसके लिए 2 रीजन होते हैं। एक होता है स्टोरेज, दूसरा होता है कंप्यूटिंग टाइम। स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि हम लेस नॉन जीरो एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं मेमोरी में कंसीडर करते हैं, और लेसर मेमोरी के अंदर जब हम स्टोर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही नॉन जीरो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं। और कंप्यूटिंग टाइम के अंदर क्या होता है, कंप्यूटिंग टाइम के अंदर जब हम किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट्स को हम सेव करते हैं, लॉजिकली हम डिजाइन करते हैं, किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उनको ट्रेवल्स करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, तब हमारे नॉन जीरो एलिमेंट्स ही काम में आते हैं। तो चलिए हम इसको बुक की भाषा में देखते हैं। स्टोरेज, देयर आर लेसर नॉन जीरो एलिमेंट्स देन जीरो एंड दोज लेसर मेमोरी कैन बी यूज्ड टू स्टोर ओनली दोज एलिमेंट्स। मैंने जो आपको बताया वही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटिंग टाइम। कंप्यूटिंग टाइम के अंदर क्या होता है, कंप्यूटिंग टाइम कैन बी सेव्ड बाय द लॉजिकली डिजाइनिंग ए डेटा स्ट्रक्चर ट्रेवर्सिंग ओनली नॉन जीरो एलिमेंट्स। और इसके अंदर जब हम डेटा स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो इसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स को ही हम ट्रेवर्स करवा सकते हैं, बाकी जीरो एलिमेंट्स को हम ट्रेवर्स नहीं कर सकते। इसको हम स्पर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि एक ये टू डायमेंशनल एरे के रूप में है। 2 डायमेंशनल एरे के रूप में है। ये किस तरीके से है, ith एंड jth की फॉर्म में है, i और j की फॉर्म में ये है। तो सबसे पहले ये रो हैं 1 2 3 4 इसके अंदर रो हैं और 5 इसके अंदर कॉलम हैं। तो इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैं इस तरीके से लिखूंगा 4 and 5, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं 4 and 5 कि इसके अंदर कितने 4 रो हैं 5 कॉलम हैं। तो ये क्या है, रो है, और ये इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से हम बात करते हैं रिप्रेजेंटिंग स्पर्स मैट्रिक्स बाय 2 डायमेंशनल एरे। मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 डायमेंशनल एरे के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लीड टू वेस्टेज ऑफ लोड्स ऑफ मेमोरी एज जीरोज इन मैट्रिक्स आर ऑफ नो यूज इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जो जीरो हैं, जहाँ भी जीरो वैल्यूज क्रिएट हो रही है वो वेस्टेज मेमोरी एक तरीके से, जिसको हम कहीं पर भी यूज में नहीं ले सकते। सो इंस्टेड ऑफ सॉर्टिंग जीरोज with non-zero elements we only store non-zero elements। हम सिर्फ और सिर्फ उन नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं
जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। दिस मीन्स स्टोरिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स विद द ट्रिपल। कौन कौन सा होता है? एक होता है रो, एक होता है कॉलम, एक होता है वैल्यू। रो, कॉलम एंड वैल्यूज, इसको वैल्यू बोलते हैं हम, एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम इसको। तो इसी तरीके से अगर हम देखें आगे, तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं स्पर्श मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की, तो स्पर्श मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से होता है। पहला होता है एरे की फॉर्म में, दूसरा होता है लिंक लिस्ट की फॉर्म में। पहला होता है एरे रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। एरे रिप्रेजेंटेशन, दूसरा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से हम इस चीज़ को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स को इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं स्पर्श मैट्रिक्स के रूप में, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक होता है रो, एक होता है कॉलम, एक होता है वैल्यू। ये रो हो गया, ये सारे कॉलम्स हो गए और ये वैल्यूज हो गई। तो इसी तरीके से हम बात करें रो, इंडेक्स ऑफ रो वेयर नॉन जीरो एलिमेंट इज लोकेटेड। जो रो इंडेक्स होगी, रो होगी, उसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे हमेशा। हमेशा क्या होंगे? इंडेक्स के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। कॉलम की बात करूं, इंडेक्स ऑफ कॉलम वेयर नॉन जीरो एलिमेंट्स इज लोकेटेड। कॉलम भी वही होगा जिसके अंदर नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं होंगे। वैल्यू, वैल्यू के अंदर भी क्या होगा? नॉन जीरो एलिमेंट्स लोकेट नहीं होते हैं। किसमें? इंडेक्स में, रो और कॉलम में। वही क्या होगी? मेरी वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं इसके अंदर जीरो जीरो एलिमेंट्स के साथ में ये क्या बन रहा है? एक एरे बन रहा है। आई और जे की फॉर्म में ये क्या बन रहा है? एरे बन रहा है मेरा। और ये यहाँ पर क्या बन रहा है? ये 2 डायमेंशनल एरे इसने समझाया है। इसके अंदर ये क्या रो है, ये क्या कॉलम का काम कर रहा है और ये वैल्यूज का काम कर रही हैं, इनकी वैल्यूज का काम कर रही हैं। तो इसी क्रम में जब हम आगे देखेंगे इसको रिप्रेजेंटेशन को, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसके अंदर? इम्प्लीमेंटेशन। जब हम सी कोड लिखते हैं, सी के अंदर कोड करते हैं, तो इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। स्पर्श मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जब हम देखते हैं एरे को यूज लेकर के, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो मैं सबसे पहले बता दूं स्टूडियो डॉट एच के फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हैश इंक्लूड क्यों यूज में लिया जाता है? क्योंकि एक हेडर फाइल होती है और हेडर फाइल हम हैश इंक्लूड टोटल इसलिए यूज में लेते हैं प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हेडर फाइल अगर किसी भी प्रोग्राम के अंदर होगी तो उस प्रोग्राम की जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है, उसकी जो फंक्शंस हैं, जो सिंटैक्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ये है इंट मेन। ये क्या है? मेन फंक्शन है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो वो कभी भी प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं आगे, जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम एक स्पर्श मैट्रिक्स बना रहे हैं। कितने की बना रहे हैं? 4x5 की बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? 4x5, ith वैल्यू और jth की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर 4 क्या होंगी? रो होंगी और 5 क्या होंगे? इसके अंदर कॉलम होंगे। 4 रो होंगी और 5 क्या होंगे? इसके अंदर कॉलम होंगे। तो हम वही रिप्रेजेंट करेंगे इंटीजर स्पर्श मैट्रिक्स। 4 क्या होंगे? इसकी रो, 5 क्या होंगे? कॉलम। तो मैंने वही चीज़ किया है, 1 2 3 4 इसकी रो रिप्रेजेंट कर दी और मैंने 5 कॉलम 1 2 3 4 एंड 5 मैंने क्या कर दिया? इसके कॉलम को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट तो कर दिया मैट्रिक्स की फॉर्म में, इसकी अब साइज देखते हैं। इंटीजर साइज 0, अगर इसके अंदर इंटीजर साइज की वैल्यू 0 जो जो रिप्रेजेंट कर रही हैं ये, उनको देखेंगे। फिर हम फॉर लूप आई और जे के लिए हम क्या करेंगे? फॉर लूप चलाएंगे। जो फॉर लूप कहाँ है, कहाँ तक है हमारा? आई की वैल्यू कहाँ तक है? 4 तक है। तो हम आई की वैल्यू कहाँ से? 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएगी? 4 तक जाएगी। तो इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस 0 के बाद में वो इंक्रीमेंट लेती जाएगी 1 2 3 और 4। ठीक है जी। अब
जे की बात करता हूँ, मैं कॉलम्स की बात करता हूँ, तो कॉलम कितने हैं 5 हैं। तो मैं जे को भी चलाऊंगा, जेट फॉर्म को भी चलाऊंगा फॉर लूप के अंदर। इंटीजर जे इक्वल टू क्या होगा 0 और जे लेस देन 5। तो कहाँ से स्टार्ट होगा 5, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 और 4 तक जाएगा। और इसके अंदर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहाँ से जाएगा 0 1 2 3 तक जाएगा, लेस देन 4 तक जाएगा और ये लेस देन 5 तक जाएगा। इस तरीके से इसकी स्पर्श मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इफ कंडीशन इसके अंदर लगाएंगे, इफ स्पर्श मैट्रिक्स ith एंड jth नॉट इक्वल टू अगर 0 है देन साइज क्या होगी प्लस प्लस होगी, अदरवाइज क्या होगा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनकी मैं बात करता हूं, तो उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो कंपेयर मैट्रिक्स है उसकी वो किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज को रिप्रेजेंट करता है। और इक्वल नंबर्स को वो नॉन जीरो एलिमेंट्स के अंदर भी कंसिडर करता है। तो स्पर्श मैट्रिक्स के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे इंटीजर कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स, एक 3 साइज की कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे। किनको, नॉन जीरो एलिमेंट्स को हटाने के बाद में, हम हटाने के बाद में एक 3 साइज की एक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करूंगा, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, एक k एलिमेंट लूंगा इंटीजर टाइप का जो 0 होगा। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 4, i प्लस प्लस। तो वही मैंने बताया था 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 तक जाएगा। z को मैं चलाऊंगा तो j कहाँ से 0 1 2 3 4 तक जाएगा। अब वही दोबारा मैं कंडीशन को फुलफिल करके देखता हूँ। कंडीशन अगर मैं फुलफिल करूंगा तो इफ स्पर्श मैट्रिक्स i एंड j नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो इसमें कंपेयर मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स क्रिएट होंगे 2 डायमेंशनल में 0k इक्वल टू i, 1k इक्वल टू j और 2k इक्वल टू स्पर्श मैट्रिक्स i एंड j, जो इंक्रीमेंटल लूप ले रहा है क्या, k प्लस प्लस, यानी आगे बढ़ता जाएगा। अब हम इसी क्रम में इसको रिप्रेजेंट करेंगे फॉर लूप में 3 एलिमेंट 0 1 2 को। तो फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस। इसके अंदर जब लूप चलेगा तो कहाँ से चलेगा, 0 से 0 1 और 2 तक ये लूप चलेगा। इसी तरीके से फॉर लूप चलाएंगे j की वैल्यू के साथ में, j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू लेस देन साइज और j प्लस प्लस। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स को, हम क्या कर देंगे, इंटीजर की फॉर्म में है इसलिए %d मैंने यूज में लिया है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। इसको मैं कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स को मैं प्रिंट कर दूंगा i और j के साथ में, जिसको हम प्रिंटअप के साथ में इसको बैकस्लैश में लेके चलेंगे। अब इसी चीज को अगर मैं आगे करूंगा तो अब आगे क्या होगा, इसकी रिटर्न टाइप की वैल्यू रिप्रेजेंट होगी 0, और इसको मैं क्लोज करूंगा, प्रोग्राम को बाहर आ जाऊंगा। जब मैं कंपाइल करूंगा, रन करूंगा, तो मेरे पास में जो एक मैट्रिक्स क्रिएट हुई है वो मैट्रिक्स i इंटू जे की फॉर्म में बन के आई है। वहाँ जो i इंटू जे की फॉर्म में जो मैट्रिक्स बन के आई है, तो i कितनी है, इसके अंदर 3 रो हैं और कॉलम कितने हैं, 6 कॉलम है इसके। तो 3 इंटू 6 की एक मैट्रिक्स बन के मेरे सामने तैयार होगी, स्पर्श मैट्रिक्स। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो m इंटू n होता है, यानी रो और कॉलम, वेयर n इज द नंबर ऑफ रो, मैंने बताया इन द स्पर्श मैट्रिक्स एंड m इज द नंबर ऑफ कॉलम इन स्पर्श मैट्रिक्स। एक होता है ऑक्सिलरी स्पेस, जहां पर m की बात करता हूं तो वेयर n इज द नंबर ऑफ रो इन द स्पर्श मैट्रिक्स एंड m इज द नंबर ऑफ कॉलम इन n स्पर्श मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये था आपका स्पर्श मैट्रिक्स एंड उसका रिप्रेजेंटेशन। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं लिंक लिस्ट, जो डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है।
बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी तरीके का कोई भी आपको सुझाव देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं उसमें आपके सुझाव के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लूँगा। तब तक आप लोग बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।